संजीव श्रॉफ जुड़ चुके हैं, बीओबी कैपिटल के एमडी एंड सीईओ। संजीव, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आने के लिए। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, काफी बिजी चल रहे हैं, लग रहा है बाजार ने आपको बहुत बिजी कर रखा है। देखिए, बाजार नरम रहे या गरम रहे, बिजी तो हम रहे। क्या बात है। ये बताइए, ये क्लाइंट्स को क्या करवा रहे हैं अभी आप, क्या व्यू बन रहा है आपके डेटा पॉइंट्स का? देखिए, सबसे डेटा पॉइंट्स तो होता है निवेशक कहाँ पैसा लगा रहे हैं। हम्म। और जब निवेशकों की बात करते हैं तो हम एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो अगर आप देखें तो पिछले वर्ष का आंकड़ा है 2.25 लाख करोड़ एफआईआईज ने बिकवाली की नेट। और इस साल अगर 3 महीने का देखें तो करीब करीब 50,000 भी नेगेटिव में चल रहा है एफआईआई की बिकवाली। लेकिन डीआईएस की खरीदारी 80,000 करोड़ नेट। यानी कि हमारे डीआईएस काफी स्ट्रांग है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद भी आप देख रहे हैं कि हम डीआई का जो इकोनॉमी है और पैसा आ रहा है वो काफी स्ट्रांग। बट ये लास्ट इस महीने की बात करें तो 3,000 से 4,000 करोड़ 3,000 से 4,000 करोड़ करीब करीब पॉजिटिव चल रहा है हमारा एफआईएस का। सो ये आंकड़े अगर देखें तो पैसा आ कहां से रहा है। अगर हम देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स का जो एलोकेशन होता है, यानी कि जितने इन्वेस्टर्स वर्ल्ड में होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि इंडिया, ब्राजील, चाइना इत्यादि इसमें लगाते हैं। देखिए, चाइना का जो ग्रोथ रेट 4.5-5% हो रहा है उसका बेनिफिट तो हमें मिल ही रहा है। और उधर कैपिंग भी हो जाए तो पैसा इधर आएगा। अब अभी आएगा या कुछ देर बाद आएगा, इस पे मतभेद हो सकता है। और मैं यही कहूंगा कि जब अर्निंग सीजन अभी आने वाला है और उसके रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सिचुएशन थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी और मेरी अर्थव्यवस्था और हमारा स्टॉक मार्केट वीक रहेगा, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि पिछले साल हमने और स्टॉक मार्केट्स के बनस्पत हमने काफी ग्रो किया और इस बार थोड़ा स्लो इसलिए है कि कई दूसरे स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है डॉलर इनफ्लोज और आउटफ्लोज और कहीं चले जाते हैं। तो अभी लोग देख रहे हैं, फॉरेन एफआईआईज देख रहे हैं हमारे मार्केट को, लेकिन हमारे मार्केट के ग्रोथ, हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को कोई नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ शॉर्ट टर्म में कहीं कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बात तो सही है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रांग है। एफआई डेटा, अगर आप ये एसआईपी डेटा देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ और एसआईपी इन्वेस्टर एक तरफ, रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई। खैर एनीवेज, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट्स को, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, बिग एचएनआई क्लाइंट्स को बीओबी कैपिटल में किस तरह की बातचीत हो रही है, कैसे बाजार में पोजिशनिंग आपकी रिसर्च टीम मिलकर अपने क्लाइंट्स को मैसेजिंग दे रही है कि यहाँ से जो 6-8 महीने 1 साल के जो पोजीशनिंग है वो क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, निवेशक को जब भी हम रिसर्च देते हैं वो ये देखते हैं कि इकोनॉमी की क्या अवस्था, जो मैंने आपको बताई, जो बहुत पॉजिटिव है। आप सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, वो है केपेक्स। हम आपको 3-4 क्वार्टर से एक ही चीज बता रहे हैं कि केपेक्स लेड ग्रोथ ये बहुत बड़ी चीज है। उसका थोड़ा लैग हो जाता है, यानी कि आज आप पैसा खर्च करेंगे तो 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद इसको बेनिफिट नजर आएगा। लेकिन ये बात पक्की है, तय है कि इस साल जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और केपेक्स बढ़ रहा है। और उस चक्कर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी केपेक्स में ग्रोथ करेंगे। इसलिए आप अगर कंस्ट्रक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन देखें, उसमें ग्रोथ होने की पूरी पूरी संभावना है। वो एक हो गया सेक्टर। दूसरा, कंज्यूमर के प्रति लोग सोचते हैं, देखो कंजम्पशन कम हो रहा है, कहीं एल नीनो का इफेक्ट आ गया, मॉनसून खराब हो गया या महंगाई बढ़ रही है, तो ये कंज्यूमर का नुकसान हो सकता है। लेकिन हम गाइड ये भी कर रहे हैं कि आप ये देखते रहिए, डेटा को समझिए, और हम क्लोज वॉच रखे हुए हैं। अगर मानसून अच्छा हो गया मान लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर पर क्या ग्रोथ होने वाली है, तो वो सेक्टर भी बदल सकता है। आते हैं बैंकिंग पे। बैंकिंग आप देखिए, बैंकिंग का बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट काफी अच्छी हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। लेंडिंग भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ 12 से 14% क्रेडिट ग्रोथ हो ही रहा है। और मेरे को ये मानना है कि लेने वाले भी हैं और देने वाला भी है। रिटेल लेंडिंग में देखिए, मैं तो समझता हूँ जो भी एनबीएफसी या बैंक्स रिटेल लेंडिंग पर फोकस्ड है उसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो अब आते हैं आपको फार्मा पे, उस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज अच्छा करेंगी और ग्लोबल रिलेटेड फार्मा कंपनीज पे थोड़ा भी प्रेशर है। उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में काफी ग्रोथ है, कोविड सिचुएशन हो या नॉन कोविड सिचुएशन, हेल्थ केयर अवेयरनेस भी बढ़ रहा है और हॉस्पिटल्स के ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो मैं समझता हूं करीब करीब ये सेक्टर्स जो ग्रोथ हो सकता है और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, हम ये गाइडेंस दे रहे हैं
कि आप फंडामेंटल देखिए और बाय ऑन डिप्स करें। और इसलिए आप देख ही रहे हैं कि खरीदारी हो रही है, और इस महीने जैसे आपने देखा एफआईज ने खरीदारी शुरू की है। तो हमारा गाइडेंस ये रहता है कि फंडामेंटली लुक एट सेक्टर्स, और सेक्टर्स में जो सिलेक्टिव पिकिंग हो रही है या सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का प्राइसिंग अभी ठीक हो गया है। मिस्टर सराफ, गुड मॉर्निंग। सही कह रहे हैं आप, केपेक्स एक बड़ा थीम है और इस पर लगातार सरकार का भी बड़ा फोकस है। और इस केपेक्स में तो कई सारे सेगमेंट्स जैसे कि डिफेंस, रेलवे, रोड इंफ्रा, सारे हैं। लेकिन बाजार कई सारे चैलेंजेस के साथ भी चलता है मिस्टर सराफ। अगर देखें, कई सारे इवेंट्स भी होते हैं जो कि बाजार को इम्पैक्ट करते हैं, और एक ऐसा ही इवेंट इलेक्शन भी होता है। क्या आपको लगता है इलेक्शन ईयर में बाजार में नर्वसनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ता दिख सकता है? आपके टेक क्या है? देखिए, ट्रेंड्स तो हम सब रिसर्च वाले देखते हैं कि पिछले इलेक्शंस में क्या 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 हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा फर्क यह है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि जो कुछ चेंजेस हमारे सरकार ने किया, बैंकिंग इंडस्ट्री ने किया, रेगुलेटर्स ने किया, उसका इफेक्ट अभी आने वाला है। और चूंकि केपेक्स ग्रोथ अभी हुआ नहीं था पिछले बार, अब जो है होना ही है। और इसके चक्कर में आप देखिए, जो मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर सॉरी गवर्नमेंट लेड केपेक्स ग्रोथ होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ भी होना ही है, बिकॉज जितनी कंपनियां हैं जो केपेक्स में हैं या केपेक्स करना चाहेंगे, वो तो होना ही है। तो मेरे हिसाब से ये गलत कहना है कि सिर्फ इलेक्शन की वजह से ही कोई मार्केट ग्रोथ होना है या मार्केट खराब होने वाला है। मेरे हिसाब से वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां कोई भी निवेशक, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एफआई हो या डीआई हो, ये इग्नोर नहीं कर सकता कि एक इकोनॉमी जो 6% प्लस रियल जीडीपी ग्रोथ करने वाली है, वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है वहां इसको इग्नोर किया जा सके। सो एलोकेशंस आएंगे, इंडिया पे ज्यादा आएंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, चाइना में कैपिंग शुरू हो गई है, इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट जारी है, लेकिन चाइना का कैपिंग हो गया और वहां पे एलोकेशन इंडिया की तरफ आ सकता है। हाँ, एक जरूर नेगेटिव बोल सकता हूं, नेगेटिव नहीं, आशंका है कि फेड जो है किस तरह से बिहेव करेगा, वहां अमेरिका का जो रणनीति है अर्थव्यवस्था पे, वो क्या होगी और उसका क्या इंपैक्ट ग्लोबल हेडविंड्स पे पड़ेगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और दूसरा, मानसून जो हमारे देश में है, उस पे अगर नेगेटिव एल नीनो इफेक्ट पड़ गया तो नेगेटिव हो सकता है। बाकी स्ट्रक्चरली वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी सिचुएशन है हमारी। ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ पॉसिबल रिस्क हैं मिस्टर सराफ जो आप बता रहे हैं बाजार पर होंगे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस कैसे इस साल परफॉर्म करेंगे? पहले बॉटम आउट भी हुए थे, और अब आप देखिए जितने भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बहुत सही सही पकड़ा। अगर आपने पिछले 2 क्वार्टर्स की बात की, जब मार्केट वोलेटाइल था, यानी कि ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव था, तो लोग कहते थे लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपका नुकसान ना हो। अभी का जो सिचुएशन है, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे सेक्टर्स पकड़िए, उन सेक्टर के लीडर्स, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे स्मॉल कैप में हो, चाहे वो लार्ज कैप में हो। सेक्टोरल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि बाय ऑन डिप्स, नॉट बाय ऑन टिप्स। दैट इज द एट लीस्ट एडवाइस टू द रिटेल इन्वेस्टर। बाकी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो जानते हैं कि सेक्टोरल प्ले है। तो आप सही कह रही हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में अगर आप सेक्टोरल एलोकेशन करें बढ़िया से, तो आप पैसा कमा सकते हैं। सराफ साहब, आपकी बात में इतना जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और मुझे समझ में आ रहा है इससे कि किस तरह की रिसर्च आप कर रहे हैं। आप ऑन स्ट्रीट सारे स्टेक होल्डर्स से मिल रहे होंगे, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं, खैर यहाँ स्वदेश पे हम 360 डिग्री व्यू देते हैं, ट्रेडर को भी, इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजर सबको, कि भाई आप छोटी चीज़ के चक्कर में, छोटे हेडविंड्स के चक्कर में बड़ी पिक्चर मिस मत कर जाइए इंडिया की। और जो रियल स्टोरी है वो इंडिया की मिड कैप, स्मॉल कैप और बड़े मिड कैप है। तो मुझे जाते जाते ये बताते जाइए कि अगर हम 2 साल का व्यू लेके काम करें, पोर्टफोलियो बनाएं, बीओबी कैपिटल की रिसर्च पढ़ें, 2 से 3 साल का व्यू लेके और सिस्टमैटिकली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, तो आपको कैसी अर्निंग्स ग्रोथ, कैसी रिटर्न ग्रोथ की आशंका आपको है कि इतनी पॉसिबल है कि वर्स्ट केस में बाहर की हेडविंड्स का असर यहाँ नहीं पड़ेगा, हमारा पोर्टफोलियो, हमारी अर्निंग्स कंपनी की ग्रो करेंगी? सच बोलूं तो असेसमेंट कोई कितना रिटर्न 10% है या 15 है या 20 है करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ये जो अभी फेड का इंटरेस्ट रेट्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके चक्कर में फ्लोज प्रॉब्लम में आ जाती है। और जब फ्लोज ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें असेसमेंट करना मुश्किल होता है कि पैसा कितना आएगा हमारे सिस्टम में। और इसी वजह से मैं कोई अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा कि क्या रिटर्न्स है, बट मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं
कि जहां 2 और 3 साल की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हमने कहा है, वेरी फ्यू, कोई एक दुक्का सेक्टर जो है कहीं नुकसान होगा। सारे के सारे सेक्टर्स, अगर कंपनी स्पेसिफिक की बात करें, जो अच्छी कंपनियां हैं, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी ऑन अ हाई। मिस्टर सराफ, सारे आपके टेक अवेज हम ले रहे हैं एंड दीज आर द गोल्डन एडवाइसेस कमिंग फ्रॉम यू। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त अगर देखें, यहाँ पर कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन तो नजर आ ही रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी मिड कैप बैंकिंग, मिड कैप सीमेंट, ये सारे के सारे थीम्स हैं जिस पर खास नजर रखनी है। और इनफैक्ट सीमेंट की बात करें तो हैवी वेट्स भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इन तमाम स्पेसेस को आप कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली सीमेंट की अगर बात करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक थीम है और कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टिंग रहता है सीमेंट भी। देखिए, सीमेंट का ऑफटेक तो अच्छा रहेगा और आप ठीक कह रहे हैं, कैपेक्स से रिलेटेड है, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट बहुत एक मायने चीज रखता है और वो इनपुट कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे मार आती है। तो अगर वो वैल्यूएशंस की बात करें तो आप कहेंगे कि चलिए एक कंपनी एक्स एक वैल्यूएशन पे है और मिड कैप की एक वैल्यूएशन 0.8x पे है, इसलिए मेरे पास 0.2 फायदा हो रहा है तो इसलिए खरीदूं। हो सकता है इसी कारण खरीदारी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अर्निंग सीजन के लिए वेट करना चाहिए, केपेक्स साइकिल को 1-2 क्वार्टर्स देखना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे और एडवाइस कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है। इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक आज की डेट में मुश्किल है। लेट्स दिस अर्निंग सीजन कमिंग, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। ओके संजीव, एक व्यू जो हमें यहाँ दिखा कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें एक फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दिया। बाजार क्योंकि पिछले साल भी ग्रोथ स्लो डाउन को एंटिसिपेट कर चुका था, पिछले साल तो इन सब स्टॉक्स के लिए, इन स्पेसेस के लिए बुरा साल रहा भी, लेकिन इस साल ग्रोथ स्टॉक्स की जो मोमेंटम स्टार्ट हुई है, क्या वो सस्टेन करेगी इस पूरे साल? मोमेंटम सस्टेन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक तो कंपनी की अर्निंग्स, दूसरी देश की अर्थव्यवस्था और ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था के कारण जो इन्फ्लोज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी अब ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गई है। हम ये नहीं कह सकते कि जो विदेश में हो रहा है हमारे साथ फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए थोड़ा लंबी अवधि रखें, और ये छोटी अवधि में बोलना मुश्किल है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी कि ये क्या हुआ, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली, जैसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इस पे कोई दो राय नहीं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे संजीव सराफ, BOB कैपिटल, बहुत ही सीजन्ड मार्केट प्रोफेशनल, और आपको व्यूज़ दे रहे थे मार्केट के।